नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ तौलिए एकांकी पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। इससे पहले के अंश में हम पढ़ रहे थे कि मधु ने बसंत के जाने के बाद अपने आप को बहुत बदल लिया है। अब उसमें स्वच्छता की जो एक सनक थी वह बहुत कुछ कम दिखाई दे रही है। तो इस बात पर उसकी सहेलियां चिंती और सूरो बड़ी आश्चर्यचकित हो रही हैं और स्वच्छता की बात को लेकर ही मधु चिंती और सूरो के साथ विचार विमर्श कर रही है। तभी चिंती कहती है, और फिर सभ्यता संस्कृति। तो मधु कहती है, मानव की आधारभूत भावनाओं पर, आधारभूत का अर्थ होता है मूलभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। फिर मधु कहती है कि मनुष्य की मूल भावनाओं में समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति बाद में विकसित होती है, पहले मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही तो जीता है। सभ्यता और संस्कृति उसके स्वाभाविक विचारों को रोककर उसको नया रास्ता दिखाती है। इस तरह सभ्यता और संस्कृति स्वाभाविक जीवन के विपरीत चलने का नाम है। इसी कारण मधु ने संस्कृति को मनुष्य की मूल भावनाओं पर पर्दा कहा है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर आगे मधु कहती है कि समाज का एक वर्ग जिस आचरण को सभ्यता और संस्कृति का श्रेष्ठ रूप मानता है, उसी आचरण को अन्य वर्ग हीन मानता है। इस कारण मानव समाज में एक वर्ग अपने को सभ्य मानकर दूसरे वर्ग को असभ्य और गंवार मानता रहता है। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। फिर आगे मधु कहती है, इस प्रकार तो सभ्यता और संस्कृति के अनुसार आचरण करना और हमेशा उसी का पालन करना कठिन रहेगा, क्योंकि समय के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसके पीछे नहीं भाग सकता। फिर सूरो कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? बर्बर का अर्थ होता है असभ्य। मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, मतलब इतना ज़्यादा भी अपने आप को स्वतंत्र न करे कि असभ्य बन जाए, और न इतना बंधे और न इतना अधिक नियमों में बंधे कि वह सनकी दिखाई दे। महात्मा बुद्ध ने कहा था, फिर वो आगे कहना चाहती कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वाभाविक जीवन जियो। फिर सूरो हंसकर कहती है, महात्मा बुद्ध, तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। फिर वो कहना चाहती है चिंती कि मनुष्य हर पल जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे, और कल के परसों बर्नार्ड शॉ, वो बर्नार्ड शॉ के बारे में कुछ कहना चाहती है, और ये भी कहना चाहती है कि कल के पुराने नियम आज व्यर्थ हैं, बेकार हैं। फिर मधु व्यंग से हंसकर, बर्नार्ड शॉ, हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी, मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ। फिर चिंती कहती है, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए, मंगला हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सूरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नान गृह किधर है? हम वहीं हाथ धो आते हैं। मधु, अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ? सूरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला से, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सूरो, बाथरूम? मधु, अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सूरो और चिंती हाथ धोती हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सूरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई मंगला? अच्छा, वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। पहले तौलिए को लेकर कितना घर में बहस हुई थी, अब वह ये कह रही है कि जो खूंटी में पड़ा है वही टॉवेल ले लो। सूरो क्रोध से, मधु तुम भली भांति जानती हो, अर्थात वो कहना चाहती है कि मधु तुम अच्छी तरह जानती हो कि किसका तौलिया किसके लिए है। तुम एक दूसरे के तौलिए को कभी यूज नहीं करती थी, न किसी को यूज करने के लिए देती थी। मधु, मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो।
चिंती भी गीले हाथ लिए आती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगे। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यही खाना। सुरो, हाँ हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी? मधु, मेरी सहेलियाँ थीं। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थीं और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थीं। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है, फिर मंगला, जी बीबी जी। मधु, मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु, जैसे अपने आप से, मेरी सहेलियाँ कहती है मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी ने भी यही कहती है। मेरी ओर जरा देखकर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो 8 पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ? मधु अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या मैं बदल सकी हूँ? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? फिर मंगला के आश्चर्य से, घृणा? फिर मधु कहती है, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? तकल्लुफ का अर्थ मैंने आपको बताया था शिष्टाचार या दिखावा, बनावट। मंगला उसी आश्चर्य से, बनावट, तकल्लुफ? मधु कहती है, तकल्लुफ, बनावट, नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ, जैसे अपने आप से। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही हो बीबी जी आप? बाबूजी तो? मधु शून्य में देखते हुए, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला, एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन मधु व्यंग से, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो? वे मुझसे नाराज़ हैं। उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला कुछ भी समझने में असफल होते हुए, घृणा? मधु, यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? लगभग भरे हुए गले से वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरे का अर्थ होता है बहुत बार, यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न करती हूँ कि इस सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तलांजलि दे लूँ। तलांजलि का अर्थ होता है त्याग दूँ। पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं, उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हैं? मधु, वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगना यानी रोने लगती हैं। मैंने इन 2 महीने में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। दरवाज़ा अचानक खुलता है और बसंत प्रवेश करता है। बसंत, हेलो मधु, क्या हालचाल है जनाब के? मंगला तांगे से सामान उतरवाओ और जेब से पैसे निकालते हुए, और ये लो 1.5 रुपया तांगे वाले को दे दो। मंगला पैसे लेकर चली जाती है। बसंत फिर मधु के पास आते हुए, कहो भाई, क्या हालचाल है? यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी, कुछ खराब है क्या? मधु, जो इस बीच पलंग से उतर आई है, हंसने का प्रयास करते हुए, सूखा जाड़ा पड़ा है। जाड़ा का अर्थ होता है सर्दी। जुकाम है मुझे 3-4 दिन से। बसंत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। सेहत सेहत सेहत, दुनिया में जो कुछ है सेहत है। सेहत का अर्थ होता है स्वास्थ्य। जीवन में तुम्हारी ये सफाई और सुगढ़ता, ये नजाकत है। नजाकत का अर्थ होता है शारीरिक कोमलता, इतना काम न देगी जितना सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की? और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं। बसंत अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सदा स्वस्थ रहने की कोशिश करो। इस संसार में स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है।
यानी कि कहा गया है ना कि पहला सुख निरोगी काया, परंतु तुम हर समय सफाई का ध्यान रखती रहती हो। जिंदगी में न तो सफाई इतना काम देगी और न ही शारीरिक कोमलता। जिंदगी में स्वास्थ्य का जितना महत्व है, जितना काम इससे पड़ता है, उतना किसी और से नहीं पड़ता। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो जिंदगी के अन्य सुख भोग किस काम के। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो, अरे यह काया पलट कैसी। काया पलट का अर्थ होता है परिवर्तन। फिर कमरे में उसने जो परिवर्तन देखा तो वो एकदम से आश्चर्य से बोला कि ये कमरे में परिवर्तन कैसा, ये पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया, और यह ट्रे और प्याले। मधु, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट न हो। मजे से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिराने रहेगा। बसंत उल्लास से, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। मधु, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी रही हूँ। बसंत आश्चर्य मिश्रित उल्लास से, सच। मधु उसकी और प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए, और चाय भी हमने यही पी है। बसंत प्रसन्नता से, वाह, मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो। जीवन का भेद राह तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। अंतर का अर्थ होता है हृदय या मन। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेसिस्टेंस कायम है। बसंत मधु को कहते हैं कि तुम जीवन की असली खुशी का रहस्य जान गई हो। जीवन में असली खुशी बाहरी तड़क भड़क या दिखावे में नहीं, बल्कि असली खुशी तो मन की दृढ़ता में है। अर्थात यहाँ पर बसंत कहना चाहते हैं कि स्वाभाविक और सहज जीवन जीने में जो खुशी मिलती है वह बनावटी जीवन शैली में कभी नहीं मिल सकती। आगे बसंत मधु को कहते हैं कि यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो फिर इतनी अधिक स्वच्छता रखने की तुम्हें क्या जरूरत है। मधु, चाय भी अब आप यहीं पीजिएगा, अपने नर्म नर्म बिस्तर पर। बसंत अत्यधिक उल्लास यानी अत्यधिक खुशी से, वाह वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज नहीं हैं। बसंत आश्चर्य से, नाराज। मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। फिर बसंत कहता है और भी आश्चर्य से, गुस्सा। मधु, 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। बसंत कहता है पर मैंने। मधु फिर कहती है, पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। बसंत जोर से कहा लगाता है। कहा लगाना यानी जोर जोर से हंसना। तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज हो सकता है। मधु, पर 2 पंक्तियाँ। बसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया। अवकाश का अर्थ होता है समय। तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा चलिए, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए। बसंत, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की पक लगाई। पक का अर्थ क्या होता है, रट लगाना। मधु, क्यों कपड़े न बदलिएगा, 1 रात और 1 दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी है। चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। बसंत को स्नान घर के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से झांकती है, जी बीबी जी। मधु, सामान रखवा लिया या नहीं। मंगला, जी बीबी जी। मधु, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में यह पानी फेंककर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर में, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने, 20 बार कहा है चमचा न गिराया कर फर्श पर, चिप होने लगती है। ये ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत स्नान घर से, अरे भाई साबुन कहाँ है। मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। बसंत, वहीं से, और तौलिया। मधु, हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे में सूखा नया तौलिया लेकर पोंछ लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगोकर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का।
रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्तीन चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है। हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे। और अपने ध्यान में मग्न कुर्सी की पीठ पर पड़े हुए उस तौलिए से मुंह पोंछने लगता है जिससे सूरो और चिंती हाथ मुंह पोंछ कर गई है। मधु रसोई खाने से, ये केतली कैसी बना रखी है मंगला तूने, मनो तो मेल जमी हुई है पैंदे में। केतली हाथ में लिए आ जाती है। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे मंगला, कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक बसंत को सुरों वाले तौलिए से मुंह पहुँचते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, ये सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज नहीं कर सकते? अभी तो सूरो और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पोंछ कर गई है। बसंत घबरा कर, परंतु नया? मधु, नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। बसंत, ओ ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं। मुझे मधु, जी साफ है, जरा आंख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियाई हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर ढंग से कोच में धंस जाती है। बसंत, यह तुमने फिर मुंह लटका लिया, नाराज हो गई क्या? मधु व्यंग से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। पर्दा सहसा गिरता है। इस अंश में हम देखते हैं कि बसंत के बनारस जाने के बाद मधु बसंत को प्रसन्न करने के लिए अपनी सफाई की अतिवादी आदत को छोड़ना चाहती है। इसके लिए वह प्रयास भी करती है, किंतु मधु संपन्न परिवार में पली बड़ी हुई है। वहाँ पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसीलिए मधु में भी स्वच्छता के प्रति सनक के भाव पारिवारिक संस्कारों के कारण आ गए थे। वह चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाती है। जब उसके पति बनारस से लौट कर आए, तब मधु ने फिर से स्वच्छता को लेकर उनसे टोका टोकी शुरू कर दी और पुनः दोनों में विवाद शुरू हो गया। इस एकांकी की मुख्य समस्या विरोधी संस्कारों वाले पति पत्नी द्वारा पारिवारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित न कर पाने की है। अब हम देखेंगे एकांकीकार इस एकांकी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। एकांकीकार इस एकांकी के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि हमें सफाई रखनी चाहिए, किंतु उसके पीछे पागलपन की हद तक जाकर घर की सुख शांति को नष्ट नहीं करना चाहिए।